जी हाँ, पीपल्स पार्टी से कितना ही इख्तिलाफ किया जाए, फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से भी कितना ही आप नज़रियाती इख्तिलाफ करें, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी सियासत में कायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तानी सियासत के गालिबन सबसे सहरंगेज़ सियासतदान, बल्कि अगर मोहतरमा के साथ कहूँ कि सहरंगेज़ ख़ानदान है। और पहले हम कहते थे कि भुट्टो साहब घड़ी खुदा बख्श से जो है वो सिंध पर राज कर रहे थे, सिंध के अवाम पे राज कर रहे थे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में भी अक्सर थी। लेकिन बिलाशुबा जो 16 साल पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, उसके बाद से आज की पीपल्स पार्टी 44 साल से जो 27 दिसंबर को जमा होती है, जो 4 अप्रैल या और दीगर अपने शहादा की सालगिरहों बरसियों में जमा होती है, उस भुट्टो ख़ानदान की कुर्बानियों के सबब ही असल उनकी ताकत है। आज भी बड़ा जो बेपनाह ताकत का मुजाहरा लाड़काना में किया गया। ये और बात है कि जो इतनी बड़ी तवील जद्दोजहद के बाद, इतने तवील अरसे हुकूमत में रहने के बाद, ख़ास तौर पर सिंध के अवाम को पीपल्स पार्टी ने क्या दिया, ये सवाल इस क़यादत से भी रहेगा क्योंकि 2008 से तो तवातुर से ये हुकूमत में आते रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं इस सियासी नज़री बहस में नहीं पढ़ना चाहता, और जिस तरह लाखों करोड़ों अवाम भुट्टो ख़ानदान को उनसे इख्तलाफ के बावजूद उनकी शहादतों के सबब, और आपको इल्म है शहादत के बाद फिर इंसान से वैसे भी इंसाफ नहीं बनता कि उससे इख्तलाफ किया जाए, बुलंद हो जाता है। भुट्टो ख़ानदान की तो अपनी जगह, लेकिन एक आम आदमी से भी हमारी जो तहज़ीब है, हमारी अखलाकियात है, उसकी यही रिवायत है। और आज पाकिस्तानी सियासत का एक और रूप देखने में आया, जबकि निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत की पुलिस क्या ये कर सकती है, क्या ये कमिश्नर कुछ ये कर सकता है, और वो भी पाकिस्तान के एक साबिक़ वज़ीर ख़ारजा के साथ। मैं साबिक़ एडवोकेट जनरल रहे हैं जहांगीर जदून साहब, मुमताज़ लॉयर हैं, उन्हें ख़ास तौर पर ये मंज़र ज़रा तफसील से दिखाना चाहता हूँ ताकि इसकी रोशनी में बताऊँ कि किस तरीके से शामत कुरैशी साहब को रिहा करके किस तरह ले जाया गया और क्या, और किस तरह बयान लगाया। देखिए ज़रा पहले शुरू में ज़रा शामत कुरैशी साहब को एक बार फिर दिखाइए, फिर ताकि मैं जदून साहब के पास आऊँ। जज ने रोपकार पे साइन किया मेरी रिहाई का, 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 MPO के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए, और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे इन्होंने कहा नहीं सर आप भी कर सकते, आई एम सॉरी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया, और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ, और ये मुझे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आज सारा दिन ये स्क्रीनें दिखाती रही, और हैरत की बात है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्के, हत्ता कि हमारी अदालतें, हत्ता कि हमारी हुकूमत ने इस पर तबसरा नहीं किया कि बहरहाल एक साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, एक सीज़न सियासतदान जिनके लाखों मुशीर भी हैं, उनको किस तरीके से ला रहा था। ना वो जेल से भागते, और अगर कुरैशी साहब अगर कुछ और कोई अगर ऐसी नाज़ेबा हरकत करते तो लोग उनका कहते। जहांगीर जदून साहब, ये मनाजिर आज सारा दिन स्क्रीनें दिखाती रहीं। आपने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया, 9 मई के वाक़े के भी तस्लीम करने के ये होंगे, लेकिन अब कोई केस नहीं बन रहा 8 माह बाद, तो ये MPO के तहत करने लगे हैं। और आपको इल्म होगा कि ये MPO वो जब भुट्टो साहब ने अपने आइन में किया था कि आप बग़ैर कुछ बताए पब्लिक ये नुक़्से अमन के लिए ख़तरा हैं, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो ये जो आपकी कादी फ़ायद ईसा की साहब की कोर्टें हैं, आपकी बड़ी छोटी कोर्टें हैं, सारा दिन रखती रहीं, किसी ने नोटिस नहीं लिया, 12 बजे तक खुली रखती हैं। कैसा लगा ये मंजर देखकर आपको मोहतरम जहांगीर जदून साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें ये आज का पहला वाक़या नहीं, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। 76 सालों से जब भी
जो सियासतदान हैं इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ भी इस्तेमाल हुए हैं और आज दिन तक होते रहे हैं। ये तो आप बेहतर जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह अभी आपने मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र किया है, एक प्राइम मिनिस्टर जो है जिसको अभी कह रहे हैं जुडिशियल मर्डर हो गया है कि उसको किस तरह उन्होंने सजाए मौत दी, फिर उसका जो फ्यूनरल हुआ, फिर लोगों को नहीं पार्टिसिपेट करने दिया। तो ये तो एक हमारी तारीख जो है वो बड़ी गमनाक गमगीन है कि जितने भी मुल्क के अंदर सियासतदान होते हैं या वो वज़ीर आज़म रहे हैं तो उनके साथ क्या चलता है। एक दूसरे वज़ीर आज़म को जलावतन किया गया, फिर उसने आने की कोशिश की, फिर उसके हाथों को जहाज़ों के सीटों के साथ बांध के उसको जदून साहब वो सब सही है। जदून साहब मैंने अभी तक नवाज शरीफ साहब को धक्का देते हुए किसी तरह पुलिस बख्तर गाड़ी में डालते नहीं देखा, अव्वल होना भी नहीं चाहिए। अभी ये जो वाक़या जो पर्टिकुलर को हम कहें माजी में हुआ, अब तो निगरां हुकूमत है, अब तो आपके बहुत ही पाए के जुडिशरी है जो जरा सी बात पे नोटिस लेती है। जदून साहब मैं आता हूं, बिल्कुल देखें, मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको हर फॉर्म में हर पॉलिटिकल लीडर के साथ, या वो हमारा मिनिस्टर है या वो एमएनए है, किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ ये वाला जो एक्ट है लॉ एनफोर्स एजेंसी है, ये कंडेमनेबल है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। हैविंग सेड दैट, ये हिस्ट्री है। मैं ये कहता हूं कि उस वक्त देखें जब नवाज शरीफ को आप कहते नहीं हुआ, मुझे लेट मी एक्सप्लेन के जी, जब लाहौर एयरपोर्ट पे उसकी बेटी लैंड किया है तो जो वहां पे मैन हैंडलिंग हुई है वो कैमरों ने नहीं दिखाई है, लेकिन आप यकीन करें कि बहुत बुरा तरीके से उनको धक्के देके गाड़ियों में डाला गया है। उन्होंने कहा जी आप हम जिधर कहते हैं आप उधर चले। तो इस तरह इस मुल्क की तारीख बड़ी भयानक है और इसमें इस तरह ये बात जो आज हुई है, ये आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये कोई तहजीब और महजब माशरा इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि आप एक सब इंस्पेक्टर जो है, आपका फॉरेन मिनिस्टर है, उसको एक्स फॉरेन मिनिस्टर है, उसको धक्के देके गाड़ी में डाले। ये कोई तरीका नहीं होता। लेकिन ये इस तरह फिर मीडिया ने दिखाया है। तो इस तरह देखें ना, ये पूरे हमारे निजाम पे एक दबा है कि अगर आपने अरेस्ट करना था या किसी केस में वांटेड थे तो उसको प्रॉपर बताते जी कि ये केस है आपके खिलाफ, इसमें जमानत हो गई, ये केस है। और जब जमानत का ऑर्डर होता है तो वो इसमें ये लिखते हैं कि अगर किसी और केस में रिक्वायर्ड नहीं है तो इसको फोर्थ रिलीज कर दिया जाए। तो ये तो स्टेट अगर अपना पावर किसी गलत तरीके से यूज करती है, अब इस सब इंस्पेक्टर को किसने कहा है कि आप ये काम करें, ये यकीन करें ये उसके मेंटल लेवल की बात है कि आप वो किस तरह हैंडल कर रहा है, या किसी ने अगर कहा भी है तो ये गलत है। अच्छा मुझे ये भी बता दें जदून साहब के जो एमपीओ के तहत जो गिरफ्तारी होती है, मतलब पहले तो ये कहा कि जो फौजी तनसीबात पे हमला करेंगे तो उनका फौजी कोर्ट में मुकदमा चलेगा, मिलिट्री कोर्ट में, ये भी एक कंट्रोवर्शियल बात है और उसको आर्मी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन ये वाला जो एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया है, ये पुलिस वाले पकड़ने गए तो इसके माने ये डिप्टी कमिश्नर ने या कमिश्नर के हुक्म पे होगा, सेक्रेटरी दाखिला के हुकूमत पे होगा, सेक्रेटरी दाखिला निगरान हुकूमत के पे होगा, ये किसके हुक्म पर हुआ होगा? नहीं, मेरे ख्याल में शायद आप ये या मुझे जितना इल्म है कि जो एमपीओ का ऑर्डर था डिप्टी कमिश्नर ने विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि अगर एमपीओ होता तो फिर तो वो जेल के अंदर या बाहर, तो उनको गाड़ी में ले जाने की जरूरत नहीं थी। ये मेरे ख्याल में अभी उनको, मुझे नहीं पता, या नहीं ये जो कहा जा रहा है कि 15 दिन के लिए एमपीओ, जैसे आपको याद होगा खदीजा शाह को जब रिहा कर दिया गया तो फिर उनको दोबारा 1 महीने के लिए एमपीओ के तहत गिरफ्तार करके कोयटा ले गए थे, यानी उनको तमाम केसों में जमानत हो गई थी। इसी तरह इस केस में भी जमानत हो गई, तो ये कहते हैं एमपीओ के तहत है 15 दिन के लिए। जदून साहब जहां तक मेरा इल्म में है, हो सकता है शायद मैं सही जी नहीं, एक खबर ये सुबह आई थी कि जो एमपीओ का ऑर्डर कल डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने किया था वो विड्रॉ कर लिया था उसने एमपीओ। ये भी एक बहुत बड़ा मजाक है। अगर आप किसी बंदे को बेल होती है तो एमपीओ में जिस वक्त आपकी मर्जी एमपीओ लगा दे, जिस मर्जी, पर जेल के अंदर अब बंदा क्या इंसाइटमेंट कर रहा है, उससे क्या आपको खतरा है कि उस पर एमपीओ लगाते हैं। लेकिन मेरे इल्म में ये बात आई थी कि मैंने देखा था कि उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, उसने एमपीओ विड्रॉ कर लिया, इनको किसी और केस में अरेस्ट कर लिया गया है। गालिबन ये कह रहे हैं कि जो जीएचक्यू में हमला है, चाहे वो पिंडी मौजूद थे नहीं थे, आप ये बताना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इनको अरेस्ट अगर पुलिस स्टेशन लेके गए हैं तो फिर किसी और केस में किया है। एमपीओ अगर होता तो इनको जेल के अंदर ही रखते, फिर बाहर ले जाने की जरूरत नहीं। एक और टेक्निकली मैं आपसे से पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारे कानून मसला ये कि जैसे 9 मई को तो कहते हैं कि जी क्योंकि तनसीबात पे हमला हो, 9 मई अव्वल तो 7 माह हो गए, अभी तक गालिबन इस्तगासा उस केस में मिलिट्री कोर्ट में भी गालिबन जो लोगों को 102 दिए गए थे, केसेस चलना शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन आमतौर पर जो पर्टिकुलर ये जो गिरफ्तारी होती है तो इसके मैंने निगरान हुकूमत ने करवाई होगी ना, कोई हमारे कोई पिंडी के आप पारा के हुक्म से तो नहीं हुई होगी ना गिरफ्तारी, मौजूदा वज़ीर आज़म या मौजूदा वज़ीर दाखिला निगरान उन्हीं के हुक्म से हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन का ये नहीं देख रहा होगा कि इलेक्शन के वक्त आप एक दूसरी पार्टी के क़यादत को इस तरह गिरफ्तार कर रहे हैं।
ये देखें, जो भी देखें निगरान हुकूमत, आप पेपर में तो आपको वो पुलिस नजर आएगी, FIA नजर आएगी, नैब नजर आएगी, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें तो वही एजेंसीज होती हैं जो एग्जीक्यूट कर रही होती हैं। क्योंकि किसी जगह से भी अगर हुक्म आता है तो हमारे सामने तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट एग्जीक्यूट कर रही है, पुलिस उनके अंडर है। ये किसी पार्टी की हुकूमत नहीं, ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है, ना PMLN कर रही है, ना किसी दूसरी पार्टी की हुकूमत है। केयर टेकर को न्यूट्रल लेना चाहिए। अगर ये कोई ऑफेंस ठीक है बनता है तो आपको अगर अरेस्ट बनती है तो प्रॉपर तरीके से उसको बताएं कि ये वारंट ऑफ अरेस्ट है या एक रिकॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, इसमें वारंट की जरूरत नहीं है, हम आपको अरेस्ट करते हैं, ये FIR है आपके अगेंस्ट। तो अगर उसको अरेस्ट किया तो कानून के मुताबिक करें। लेकिन एक बंदे को आप अगर पॉलिटिकली विक्टिमाइज, किसी भी बंदे को, महमूद कुरैशी साहब ने किसी भी बंदे को, लेकिन मैंने आपको जैसा पहले कहा है ना, पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, ये देखें एक दूसरे के खिलाफ जब ये काम होती है तो नहीं बोलती हैं। जब यही काम पिछली इनकी हुकूमत में कर रहे थे तो ये अगर ये आप मेरी बात शायद इससे इत्तेफाक करें या नहीं करें। नहीं, मैं आपकी इस बात से जदून साहब बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। यही अलमिया है कि हमारी यही पॉलिटिकल पार्टी, जब तहरीक इंसाफ के दौर में ये हो रहा था, या पीपल्स पार्टी के दौर में हो रहा था, या नून लीग के दौर में हो रहा था उनके मुखालफिन के साथ, तो उस वक्त ये सिर्फ पुलिस को इदारा अगर बहुत हुआ तो कहीं मुअत्तल भी कर दिया। ये हो ही नहीं सकता कि इस लेवल पर पुलिस वाले की हिम्मत या जुर्रत हो कि वो जाके करे। हम आप जैसे लोगों के साथ भी ज़रा ये लोग बड़ा ख्याल पास करते हैं। तो जदून साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि माजी की हुकूमतों ने जो कुछ किया और इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये एक तसलसल है, और इससे यकीनन मुझे नहीं पता कि सीखते हैं या नहीं सीखते, गालिबन नहीं सीखते हमारे सियासतदान या आने वाले भी नहीं सीखेंगे। ये तसलसल है, और ये आजकल जो मामला चल रहे हैं या आगे, तो ये आने वालों के लिए भी सबक है। ये देखो ना, जब टाइम बदलता है तो कोई टाइम वक्त नहीं लगता बदलते हुए। तो ये मतलब है, अगर देखें आज आप और मैं रूल ऑफ लॉ की हम बात कर रहे हैं, आपको भी इसी पे करना चाहिए कि एक बंदे के साथ अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसको एज पर लॉ डील करें, किसी की नहीं। और ये तो पीपल्स पार्टी के वजीर खारजा रहा है, क्या बिलावल साहब को नहीं इल्म, जो पीपल्स पार्टी के बड़े तवील से वजीर खारजा रहे, बड़ी वापसी दी उस वक्त भी दी, यानी उनको भी एक दो लफ्ज तो कह सकते थे इस वक्त। यानी ये वाली बात भी है कि जी गरीब है जदून साहब। नहीं देखें ना, इधर ये है कि आप देखें धक्के मार के एक बंदे को देखें सिविलाइज दुनिया में, चाहे वो जो भी एक सीनियर सिटीजन भी है, और उसके बाद एक मतलब पूरा उनका खानदान जो है पॉलिटिकली लीडरशिप में रहा है, फिर फॉरेन मिनिस्टर रहा है। ये पाकिस्तान की स्टेट जो है, पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर आप इनको इस तरह रसवा करेंगे, कल आपको नहीं लोगों को आपने सलूट कर जदून साहब आपने बजा तौर पर फरमाया, और मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि जदून साहब डिस्पाइट, जैसे मैं भी समझता हूँ कि इन पार्टीज ने जो कुछ करा, अगर ये इस तरह न करती और उस वक्त एहतजाज करती तो शायद ये पुलिस की हिम्मत नहीं होती। शायद ये सब कुछ माजी से सीखें, और इस तरह के जो वाक़यात हैं, अभी तक तो वो जो घसीटता हुआ पुलिस अफसर ले जा रहा था उसको यकीनन उसके ख़िलाफ़ कोई अदालती कोई निगरान की कार्रवाई हो जानी चाहिए। ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे इलेक्शन के हवाले ही से। हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। इलेक्शन का तबले जंग बज गया है और गालिबन 40 दिन रहते हैं, 4 हफ्ते और फिर 5 हफ्ते मैंने रहमत दी है। बड़े कम वक्त में हमारे मोहतरम सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने एक अपना अलहदा मकाम बनाया है, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के बिल्कुल दाएं और बाएं बाजू हुआ करते थे। उनसे इख्तलाफ किया, अलहदा हुए। कुछ अरसे अब्बासी साहब हमारे मेरे लिए मुकाबले एहतराम के साथ नज़र आए, लेकिन अब इलेक्शन में हिस्सा भी लेने जा रहे हैं। तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सेनेटर मुस्तफ़ा खोकर साहब, आपने वक्त निकाला। और पहला सवाल यही होगा कि आप क्योंकि हमारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के क़ल्ब में बैठे हैं, क्या वजह है, या आपके ख्याल में नहीं अब बनेगा, कोई इंतखाबी माहौल बन रहा है और हम अभी इफ़ बट निकाल दें कि इंतखाबात भी वो तो होंगे यकीनन, क्यों नहीं बन रहा? अगर आपका क्या सियासी तजर्बा कहता है खोकर साहब? जी शुक्रिया मुजाहिद साहब, मैं ममनून हूँ आपका कि आपने मुझे अपने शो पर लिया। जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, इलेक्शन के माहौल का ताल्लुक है, तो उसमें सबसे पहले तो ये बात जहन में रखनी पड़ेगी मेरे ख्याल में कि काफी अरसा बेयकीनी रही कि इलेक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। पंजाब के इलेक्शंस में 90 रोज वाली शिक पर अमल नहीं हुआ।
फिर इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुआ, फिर जब नेशनल इलेक्शंस और नेशनल असेंबली की मुद्दत खत्म होने का वक्त आया तो नेशनल इलेक्शंस भी डिले हो गए। तो उसकी वजह से काफी बेयकीनी की फिजा थी, जिसमें अमलन फिर सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी। और फिर जज साहिबान की तरफ से हमने ये सुना कि उन्होंने कहा कि इलेक्शंस जो हैं वो पत्थर पे लकीर हैं और 8 फरवरी को होके रहेंगे। और इस शेड्यूल आने के बाद भी हमने देखा कि रिटर्निंग ऑफिसर्स की जो अपॉइंटमेंट थी जो एग्जीक्यूटिव से लिए गए थे, उसको पीटीआई ने चैलेंज किया और उसके नतीजे में एक ऑर्डर आया लाहौर हाई कोर्ट से, जिससे फिर एक दफा शकूक व शुबहात उठ गए। तो मजमूई तौर पर इस बेयकीनी की फिजा हायल रही इलेक्शन एनवायरनमेंट बनने में। और फिर उसके बाद जो सियासी जमातें हैं, अब मुस्लिम लीग नून अभी तक अपने टिकटों का फैसला नहीं कर सकी, दीगर जमातें भी अभी गौर कर रही हैं कि कौन से कैंडिडेट्स उनकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज में होने चाहिए। फिर इलेक्शन में नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने का मामला, उन पे एतराज़ात, फिर वो हमने देखा कि तहरीक इंसाफ कि बहुत से ताल्लुक रखने वाले लोग वो कागज नहीं जमा करा पाए, फिर उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया, फिर वापस आ गया उनके पास। तो ये सारी सूरत हाल मजमूई तौर पर अवाम को कंफ्यूज कर रही है। और मेरा ख्याल ये है कि 12 तारीख को जब इलेक्शन सिंबल्स अलॉट हो जाएंगे और 13 को हतमी लिस्ट शाया होगी, तो उसके बाद हमें ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी। कोकर साहब, ये बताइए कि आप माशाल्लाह एक ऐसी पार्टी में थे और बहुत करीब थे, तर्जुमान थे काफ़ी, और आपने ये भी एक अच्छी बात है, बड़े मोहतात अल्फाज में अभी तक जब छोड़ते वक्त पार्टी को याद रखा। तो ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, अमलन ये भी नहीं कि तहरीक इंसाफ। तो आप ये समझते हैं कि जो मेन स्ट्रीम तीनों जमातें, कोई भी जो है ऐसी नहीं है जो आवाम के यानी जिसके आप एक नुमाइंदा हैं वरना आप एक हिस्सा बनते? क्या वजह है कि कोई जमात चुनने के बजाय आज़ादाना हैसियत में आप आ रहे हैं सामने? जी बरेलवी साहब, इसमें पहले तो ये था कि जो और मेरे ख्याल से ज़ाती तौर पर मैं रुझान रखता हूँ कि लेफ्ट और द सेंटर ज़रा लिबरल प्रोग्रेसिव सियासी जमात और सियासी नजरिए की, वो बिलाशुबा पाकिस्तान में एक ही जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो उस नजरिए के ऊपर बहुत अरसा चलती रही, उसकी दाई रही। अब उसमें भी काफी उस आइडियोलॉजिकल पोजीशन में कमी आई है। तो बाकी तमाम जमातें तो सब दाएं बाजू की जमातें हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून हो, तहरीक इंसाफ हो, ये तमाम जमातें इनकी मदीना की रियासत की बात करते थे इमरान खान साहब। मुस्लिम लीग नून वैसे ही आपको अंदाजा है, आप बहुत तजुर्बा और आपने बहुत 90 की दहाई भी देखी, 80 की दहाई भी देखी, तो एक मखसूस तर्ज सियासत है उनका भी। तो अब ये एक अलमिया है पाकिस्तान में कि एक लेफ्ट ऑफ द सेंटर लिबरल प्रोग्रेसिव वैल्यूज वाली जो जमात है, वो स्पेस है, वो बिल्कुल ओपन है, वहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको क्या नजर आ रहा है? क्या एक लोग ये कह रहे हैं वो एक बहुत टर्म आ गई है लेवल प्लेइंग फील्ड, मियाँ साहब को वापस लाने के लिए रिलीफ भी मिला, कागजात भी दाखिल हो गए, पीपल्स पार्टी की पोजीशन आपको सामने है। अब लोग कहते हैं जी खुद इमरान खान साहब कौन से अपने प्रैक्टिस में वो थे, हर एक को चोर डाकू कहना, खुद उन्होंने ये रवायत डाली। तो इस वक्त क्या कुछ कहते हैं कोई अक्सरियत में, आप क्या देखते हैं, आपका तरीका कि जो इस वक्त तक सियासी बिसात बिछी है उसमें जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए जो मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है, तमाम रास्ते साफ हैं? बज़ाहिर तो ऐसा ही नजर आ रहा है और अभी तक इसी तरह मामला चल रहे हैं कि उनके लिए सहूलतें क्रिएट की जा रही हैं। और स्पेशली जो सबसे बड़ी बैटल फील्ड है वो तो पंजाब है, जिसकी सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं कौमी असेंबली में। और पंजाब में उनका जो रास्ता है, जो सबसे बड़े उनके अपोनेंट थे, उनके लिए काफी मुश्किलात हैं, उनको उनके कैंडिडेट्स के लिए मुश्किलात हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी, लेकिन मेन बैटल ग्राउंड पंजाब है और यहाँ पर रास्ता मुकम्मल तौर पर काफी हद तक बल्कि साफ कर दिया गया मुस्लिम लीग नून के लिए। और लेकिन कोकर साहब ये भी तो है ना, आप कितने ही रास्ता साफ कर दें। मैं खुद गया था लाहौर में जब ये 22 शायद गालिबन मई में 22 नशिस्तों पे इलेक्शन हुए, लाहौर की 4 नशिस्तों पे इलेक्शन हुए। अभी भी उन्होंने गालिबन ज़्यादातर कुछ बहुत सारे तहरीक इंसाफ को इत्माम को दिया गया है। ये सब रास्ता साफ करने के बावजूद क्या वो इतनी बड़ी तादाद को पोलिंग स्टेशन ले आएंगे वो? और आपको ये भी है इलेक्शन के दिन खंबे को वोट तो पड़ने की रिवायत हमारे यहाँ रही है ना,
लोग कोई उसको तो नहीं देते थे अपने महमूद रशीद को, वो तो खान साहब को देते थे। ये पीपल्स पार्टी की रिवायत है कि यहाँ जो जीतते हैं हमारे यहाँ कोई चाहे कोई भी नाम ले, नासिर शाह वगैरह कोई भी नाम लेना नहीं चाहता, तो यानी उनको देते हैं। तो अभी आप ये समझते हैं कि ऐसी सूरत बन सकती है 8 फरवरी को, डिस्पाइट ये कि राह हमवार कर दी जाए, रुकावटें डाल दी जाएं कि वोटर 8 फरवरी को निकले, इनके खिलाफ दे? खोखर साहब, मेरे ख्याल में अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे रहता है, अभी ये मामला अभी तक कोर्ट के अंदर है, 9 तारीख को इसकी हियरिंग होनी है, अगर तो बैलेट पेपर पे बल्ला रहा तो फिर तो ऐन मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून और वो जमातें जो हुकूमत में रही हैं पिछले 16 माह में, उनको अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना बनना पड़े। इसलिए कि अगर इन जमातों में वाकई एतमाद होता तो ये फिर पंजाब में इलेक्शंस करा लेते, खैबर पख्तूनख्वा में करा लेते, वफाक में इलेक्शंस को डिले ना करते। आप वाकिफ हैं कि मर्दमशुमारी को नोटिफाई इसलिए किया गया कि वफाक में इलेक्शंस डिले हो जाए। तो इन जमातों में एतमाद की कमी है, और अगर बैलेट पेपर पे से बल्ले का निशान हट जाता है तो फिर उसमें एक नेचुरल लॉजिकल एडवांटेज है जो मुस्लिम लीग नून को हासिल होगा कि जब आपके मुकाबले में एक उम्मीदवार जो सबसे बड़ी जमात का उम्मीदवार था, जो मद्दे मुकाबले जिसको होना चाहिए था, वो किसी आजाद इलेक्शन हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा हो, उसका निशान कुछ और हो, तो शायद उसको वो फिर नहीं। लेकिन मेरे ख्याल है आप नहीं समझते कि जो पेशावर हाई कोर्ट के बड़े सीनियर जज ने जब ये कहते हैं कि साफ लग रहा है कि यानी आप किसी पार्टी से कैसे लेंगे फिर निशान के, फिर उनको इसके मायने ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों तो ही महरूम रखा जाएगा, फिर गालिबन वो सेनेट में भी शायद इलेक्शन से नहीं लड़ जाएंगे, फिर तो आपको पाबंदी ही समझे ना कि जिसको निशान ना मिले, क्योंकि मियाँ साहब को भी जब निकाला गया था तो शेर का निशान तो नहीं लिया गया था। तो ये तो पूरा सेटअप चेंज हो जाएगा, और उस पर आप समझते हैं कि कादी फायद ईसा साहब जैसे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और सारी दुनिया की भी आंखें बंद नहीं है, कोई इतना बड़ा कर सकते हैं कि इसे निशान ले लें? जैसा कि उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं है कि कह दे कि हम निशान नहीं देते या नहीं देंगे। खोखर साहब जी, असूलन तो ऐसा कतन नहीं होना चाहिए। हर जमात को इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेने की मुकम्मल तौर पर आज़ादी होनी चाहिए, और इलेक्शंस की 2 मजमूई तौर पर बड़े पीरियड्स होते हैं। एक इलेक्शन से पहले का जिसको हम प्री पोल एनवायरनमेंट कहते हैं, और एक इलेक्शन डे का। प्री पोल एनवायरनमेंट तो काफी हद तक इन इक़दामात की वजह से गायब हुई है। फिर हमने जो विजुअल्स देखे कि जिस तरीके से कैंडिडेट्स के घरों के अंदर पुलिस घुस गई, उनसे नॉमिनेशन पेपर्स छीने गए, तो सारी सूरत हाल तो बहुत मजरूह हुई है। और अब ये हम तो सोच तो नहीं पा रहे थे कि पाकिस्तान में ऐसा फिर कभी दोबारा होगा, लेकिन अब जो कुछ ये हो रहा है तो इसके नतीजे में मैं तो देखता हूं कि जो शायद पॉलिटिकल क्राइसिस है वो मजीद आगे बढ़े, और जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी है, वो शायद हम एक ख्वाब ही रह जाए आने वाले। लेकिन ये क्या वजह है खोखर साहब, जब आप जैसे आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप लोग, हम तो खैर एक तालिब इल्म हैं, जब ये बात देख रहे हैं, मुझे याद है कि वो ज़माने में जब कोड़े की सजाएं दी जाती थी, तो आज तो खैर बड़े हमारे दोस्तों का बड़ा कसीर राशाद अखबार, सबसे ज़्यादा देखा हुआ चैनल, मैं भी शायद मुझे भी कुछ थोड़ी सी सदा हुई थी, वैसे वो ख़बर तक नहीं छपती थी, कोड़े मारने की खबर अखबारों में नहीं छपती थी ज़िया-उल-हक के दौर में। अब तो यानी ये वाली जो कर धक्के ही दिए जा रहे हैं हमारे कुरैशी साहब को, तो जो गेम प्लानर हैं या जो लोग बैठे हैं, आई डोंट थिंक दे आर सिटिंग इन द जो क्या कहता है अहमकों की जन्नत में, या तो लोग हैं या वो खुद हैं, या यानी ये कुछ आ रहा है कि किस तरह ये सॉरी टू से। जी बरेलवी साहब, इसमें मेरा ख्याल है कि एक तो सोशल मीडिया का दौर है, चीजों और मालूमात तक रसाई जो है पब्लिक की वो बहुत ज्यादा है। कोई ऐसा वाकया होता है, चंद मिनट में वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। तो एक बुनियादी फर्क तो ये है, और दूसरा हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर बाकी तमाम जमातों के मुकाबले में और नैरेटिव सेट करने में बहुत आगे है। और फिर एक हमारी सियासत का जो अलमिया है वो ये है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी कर नहीं सका। तो वो जब वक्त से पहले निकाला जाता है तो फिर वो हमदर्दी का बयानिया लेके, विक्टिम कार्ड का बयानिया लेके अवाम के पास जाते हैं
जिसके नतीजे में जो अवाम के इश्यूज हैं, डिस्कशन उनसे हट जाती है। आज ये कोई सवाल नहीं कर रहा कि 1 करोड़ नौकरी का आपने वादा किया था, 50 लाख घरों का आपने वादा किया था, या मियां नवाज शरीफ साहब ने जो वादे किए थे कि 16 महीने की हुकूमत में क्यों नहीं पूरे कर पाए। उनका भी सबसे बड़ा बयानिया यही है कि 2017 में मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, और तहरीक इंसाफ का बयानिया भी ये है कि हमारे साथ इस वक्त बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। तो इस सारे खेल में अवाम के जो इश्यूज हैं, जो उनके रोजमर्रा के मसाइल हैं, उनकी जिंदगियां हैं, महीना कैसे गुजारना है, हफ्ता कैसे गुजारना है। आखिर में एक बहुत ही स्पेसिफिक आपसे बहुत ही स्पेसिफिक ये पूछना चाह रहा था कि बहरहाल हम वो समझते हैं कि वो इदारे भी, वो लोग भी मुहब्बे वतन होंगे, वो भी देख रहे हैं कितने बड़े क्राइसिस हैं। मसलन वो अगर बिलफर्ज अगर ये दोबारा आ जाएंगे क्या कर लेंगे, यानी ये ज़्यादातर, यानी कोई ऐसा तो नहीं, तो वो क्यों नहीं देख रहे कि ये सब कुछ के जिस तरीके से जो आपकी नज़र ऐनक है, क्या सबब यह है कि बहुत ज़्यादा एक ज़िद है, रिवेंज है, एजेंडा है, क्या देखते हैं? मुजाहिद साहब, अगर इसका फ्रैंक एनालिसिस करें तो मेरे ख्याल में अगर सच्ची बात करें तो इमरान खान साहब के जो 2 लॉन्ग मार्चेस थे, मेरी नज़र में वो लॉन्ग मार्चेस आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से जुड़े हुए थे। वो उनकी अपॉइंटमेंट रोकने के लिए थे। और फिर उसके बाद जो 9 मई के जो इंसिडेंट हुए, उसमें समझा यही जाता है कि जी तख्ता उलटने की कोशिश की गई। 2 वज़ीर आज़म ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने यही बात की कि तख्ता उलटने की कोशिश थी। तो वो इतनी तलखियां पैदा हो चुकी हैं कि जो आने वाले वक्तों में तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का उन्हें सामना करते रहना पड़ेगा। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में और फिर सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर, आई रियली एंजॉय, और मैं चाह रहा था कि और ज़्यादा आपसे तफसील से इसी तरह, बल्कि कोशिश करूँगा कि इस्लामाबाद में बराह रास्त आपके साथ बैठकर गुफ्तगू की जाए कि आप अब तो एक सीजन की हैसियत से एक मुस्तकबिल की सियासत पर रोशनी डाल रहे हैं, उसे कम से कम मेरी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। शुक्रिया, थैंक यू सेनेटर मुस्तफा खोकर। इसी के साथ ही एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, और क्विक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने कहा था कि इलेक्शन का तबले जंग तो बज ही चुका है, 41 दिन रहते हैं। कहा यही जाता है कि सारी रुकावटें दूर हो गई हैं, लेकिन आम तौर पर ये परसेप्शन है कि इंतखाबी माहौल अभी तक नहीं बन पाया। एक सबब ये भी है कि बहरहाल पार्टियों को इंतखाबी निशान अलॉट नहीं हुए, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ बल्ले से महरूम है। उसके बाद ही जो बैनरों की रंगारंगी आती है, उसके बाद ही रैलियाँ और जलसे होते हैं। तो यूँ लगता है कि अभी इंतखाबी माहौल बनने में मज़ीद 2 हफ्ते लगेंगे। लेकिन अब जबकि इंतखाबात में मैंने जैसे कहा कि 5 हफ्ते रहते हैं और इंतखाबी माहौल नहीं बन पा रहा, तो ये किसके हक़ में बेहतर है? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिन्हें एक खुला मैदान मिला हुआ है, इस तरह जमात उलमा इस्लाम, उसके बावजूद वो न सिर्फ अभी तक अपने उम्मीदवारों की हतमी फ़हरिस्तें जारी कर सकी हैं, यानी कौमी असम्बली की 266, चारों सूबों की 593, और ये भी एक अहम बात है कि 3 सूबों की नशिस्तें जो हैं उससे 25 नशिस्तें ज़्यादा हैं पंजाब की, यानी महज सिर्फ पंजाब की 266 में से 141 नशिस्तें हैं। असल मार्का, असल फ़ैसला पंजाब करेगा, जिसके लिए बज़ाहिर कहा जाता है कि नून लीग के लिए मैदान साफ़ किया जा रहा है। लेकिन इलेक्शन का दिन जो है असल अहम होता है। अगर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को मिलता है तो उसका नौजवान वोटर जो लापता है, गुमशुदा है, नज़र नहीं आ रहा, आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, और इसी के साथ आपसे कल तक के लिए इजाज़त लेता हूँ।